अब चलते हैं हमारे पार्ट बी में और पार्ट बी का आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पहला एमसीक्यू गिवन है। पहला एमसीक्यू गिवन क्या है? क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द ईयर एचपी ने लिमिटेड ने पेड किया था इंटरिम डिविडेंड 50 लाख रुपए का। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है बच्चों? ऐड करना होता है बिफोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट में। और साथ ही साथ आपका ये कहाँ आता है, पेमेंट कहाँ जाती है इंटरिम डिविडेंड की? फाइनेंसिंग के अंदर जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताओ क्या करना होगा इनके साथ? 50 लाख रुपए आप इंटरिम डिविडेंड के आप आउटफ्लो दिखाओगे अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये ऐड भी किया जाएगा कैश फ्लो में। अरे सही है, सही है। ठीक है? यही ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। 50 लाख रुपए इंटरिम डिविडेंड आउटफ्लो तो है, और ये डिडक्ट किया जाएगा? नहीं, डिडक्ट नहीं होता ये। 50 लाख रुपए इंटरिम डिविडेंड है, ये आउटफ्लो जाएगा सिर्फ? नहीं। 50 लाख रुपए इंटरिम डिविडेंड है, ये ऐड बैक हो जाएगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है? नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो इनमें से कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बच्चों? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये पेज नंबर कौन-सा है? 29, 31 कहाँ है? 31 पेज नंबर ऊपर था, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है करंट एसेट का अमाउंट। आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये गिवन है 1 लाख रुपए ऑलरेडी। 1 सेकंड। ये गिवन है 1 लाख रुपए ऑलरेडी, और करंट एसेट कितनी आनी नहीं, और अदर है ये तो, ये दोनों है 1.5 लाख। 1.5 लाख गिवन है बच्चों, 1.5 लाख गिवन है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी गिवन है, 4 लाख की इधर टोटल वर्किंग कैपिटल, तो करंट एसेट कितनी होगी? बच्चों करंट एसेट आपकी होगी प्लस हो जाएगा उधर जाके 5,50,000। तो यहाँ पे यही पूछा था, यही आंसर है डी। नेक्स्ट है क्विक रेशियो बताइए। फाइन, क्विक रेशियो बताएँगे। करंट एसेट कितनी है? 2 लाख, 2 लाख में से माइनस करना पड़ेगा क्या? 20,000 का ये, 10,000 का ये, 30,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। एक 70 बचेगा, एक 70 अपॉन में एक 70 रेशियो क्या आ जाएगी? 1:1, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एनालिसिस करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जाननी हो, तो किसके लिए बेनिफिट होता है ये वाली एनालिसिस करना? भई लेंडर के लिए जो लोन देगा, ठीक है? उसको ज़्यादा टेंशन है कि फर्म डूब ना जाए। पेज नंबर 33 पे आ जाते हैं। 33 कहता है अगर आप एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है? या डिविडेंड पे कर रहे हो, तो क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बिल्कुल सही बात। अगर आप फाइनेंसिंग कंपनी हो, तो ये आपके लिए ऑपरेटिंग हो जाएगा, ठीक है? तो ये इन्वेस्टिंग नहीं रहेगा, तो ये गलत बात। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया? ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स। नेक्स्ट आपको बताना था ये सारी चीज़ें कौन से हेड में आती हैं भाई? डिमांड डिपॉज़िट तो करंट एसेट के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएँगी। लॉन्ग टर्म लोन आपका नॉन करंट लायबिलिटी के क्या बोलते हैं उसको? बोरोइंग, क्या कौन सी बोरोइंग? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। लाइफ स्टॉक कहाँ आता है बच्चों? लाइफ स्टॉक कहाँ आती है आपकी? ये आती है आपकी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के अंदर एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर पहले वाले हेडिंग में, यानी कि टेंजिबल एसेट है ये। टेंजिबल का नाम भी वही प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट के अंदर बोलना ना। नॉन करंट एसेट के अंदर पीपीई के अंदर आता। फाइन। अब बनानी थी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना वाज़न्ट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, तो ये तो बहुत ईज़िली आप लोगों ने कर लिया होगा। हाँ जी, आ जाते हैं हमारे लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें क्या गिवन है? नेट एसेट टर्नओवर रेशियो गिवन है 2 टाइम्स। फाइन। आपको बताना है कि इन इन ट्रांज़ैक्शन का क्या असर यहाँ पे आपकी एसेट रेशियो पे आने वाला है। पहली बात तो नेट एसेट टर्नओवर होती क्या है बच्चों? नेट एसेट टर्नओवर होती है नेट सेल्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या नेट एसेट बोलो, एक ही बात है। ठीक है? तो अगर आपको इसको थोड़ा-सा डिटेल पढ़ाऊँ तो नेट सेल तो ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके शेयर होल्डर फंड्स प्लस में आपका क्या? आपका डेट, ये दोनों आता है, या फिर आप इसको लिख सकते हो ये नेट सेल है, या फिर आप इसको लिख सकते थे नेट सेल्स अपॉन में क्या? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है? तो ये आपका फ़ॉर्मूला रहता है। अब इन्होंने 2 टाइम्स लिए तो हम एक काम करते हैं कि अप्रॉक्स अमाउंट ले लेते हैं। कैसे? 2 टाइम्स ये कब आएगा? ऐसे मान लेते हैं कि ये जो ऊपर का अमाउंट है ये 20 लाख रुपए है और नीचे जो है ये 10 लाख रुपए है।
ठीक है? ये मान लेते हैं। अब बताओ अगर आपकी कैश सेल जो है यहाँ पे 3 लाख रुपए हो जाए, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो इफ़ेक्ट। क्यों? क्योंकि कै सेल सेल होती है, कैश हो, क्रेडिट हो, हम तो यहाँ नेट लिख रहे हैं ना, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। देन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, अगर आप इक्विटी शेयर इश्यू करोगे तो क्या होगा बच्चे? इश्यू करोगे तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी, शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा। शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो रेशियो आपको क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है? देन अगर इश्यू करो डिबेंचर, सेम इफेक्ट आएगा, आपकी डेट बढ़ जाएगा, डेट बढ़ेगा तो आपका यहाँ पे रेशियो आपकी डिक्रीज चली जाएगी। देन क्रेडिट परचेज करोगे, क्रेडिट परचेज अगर आप करोगे बच्चे, अगर और सामान खरीदोगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या ग्रॉस प्रॉफिट पे असर पड़ने वाला है क्या? नहीं, कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉक बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है? और अगर आपका स्टॉक यहाँ पे बढ़ेगा तो ये वाला जो नॉन करंट एसेट के बेसिस पे अगर हम देखते हैं, और वैसे भी इन्होंने क्या बोला है, क्रेडिट परचेज़। क्रेडिट परचेज़ का मतलब क्या हुआ? एक तरफ तो यहाँ अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? करंट एसेट भी बढ़ेगी और साथ में करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो दोनों पे कोई असर नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा और उतना ही आपका करंट लायबिलिटी, दोनों आपस में माइनस होती हैं। अगर इस वाले फॉर्मूले पे देखूँ तो भी कोई असर नहीं है, ना शेयर होल्डर फंड पे कोई असर आने वाला, ना आपके डेट पे कोई असर आने वाला। तो ओवरऑल कोई इफेक्ट आपका नहीं आएगा। फाइन। सॉरी, नो इफेक्ट है ना, यहाँ पे तो लिखना था नो इफेक्ट। नो इफेक्ट लिखना है मुझे यहाँ पे, नो इफेक्ट। फाइन। अगर कैश सेल को भी अगर कंसीडर करो ना, अगर कुछ नहीं है, मानने की कैश कैश सेल आपकी इंक्रीज हुई है, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बताना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे आपकी जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? इंक्रीज हो जाएगी। हाँ जी। अब आते हैं हमारे अब क्या आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको निकालनी थी प्रोप्राइटर रेशियो और आपकी डेट इक्विटी रेशियो। इजी हैं दोनों। प्रोप्राइटर रेशियो क्या होती है? आपकी शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट, और डेट इक्विटी तो अपॉन में डेट अपॉन में इक्विटी, ये फॉर्मूला होता है। तो दोनों का आपने अमाउंट निकालना था, पहले शेयर होल्डर फंड पहले निकाल लेते हैं, डेट इक्विटी। सो डेट देखिए कहाँ-कहाँ गिवन है। डेट आपको गिवन है, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है। ठीक है? इक्विटी कहाँ गिवन है? इक्विटी तो मैम ये कैपिटल गिवन है, ये कैपिटल गिवन है, ये सारा शेयर कैपिटल का पैसा। तो टोटल ऑफ 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 5 लाख हो गया। इक्विटी कितना है? 5 लाख। नीचे लिख देती हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है। 5 लाख। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है? 1.5 लाख। इनको आपने डिवाइड करना, जो रेशियो आएगा वो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है? और नेक्स्ट देखिए, 15/50 करके कर लो, कैसे भी कर लो, इसको सॉल्व कर लेना था। आप कर लो इसको 3:10, ऐसे भी कर लो। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है प्रोप्राइटर रेशियो, तो शेयर होल्डर फंड तो अभी निकाल के दिखाई दिया, 5 लाख रुपए है। टोटल एसेट कितनी है? देखो टोटल एसेट आप ऐसे निकाल सकते थे, कैसे? ऐसे निकाल सकते थे, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, राइट? सो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट देखो, नॉन करंट एसेट कितनी है? 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। देन प्लांट एंड मशीनरी है आपकी 3.5 लाख रुपए, और करंट एसेट है आपकी 2 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया ये? ये टोटल आपका हो गया 3, 4, 5, 6, 6.5 लाख। ये आपका निकल जाता प्रोप्राइटर रेशियो। ठीक है? परसेंटेज में निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। दैट इज़ ऑल। आपका ये रेशियो खत्म हो गई। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। लास्ट क्वेश्चन आपका गिवन क्या है? आपको गिवन है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली। हुँ, चलिए, तो क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन लिखता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल, इतना गिवन है। तो बच्चे आपने पहली बात तो ये दोनों आपको ऐड करने हैं। ठीक है? दोनों ही आपको ऐड करने हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट दिया होता है ना, वो सच में इन दोनों को डिडक्ट करके आता है। तो अभी अगर आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है, तो आपको दोनों को यहाँ पे ऐड करना है। किस-किस को? आपने गुडविल जो राइट ऑफ की थी, वो भी ऐड करनी है, और आपने जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, वो भी ऐड करना है, क्योंकि दोनों ही नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन है। सो ये यहाँ तक आप आ गए, यहाँ तक आप आ गए। क्या निकला है ये? ये निकला है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल चेंज को देखते जाओ। आपने याद क्या रखना है? आपने ये याद रखना होता है कि करंट एसेट का घटना और करंट लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए
इनकम लेकर आएगा, कैश लेकर आएगा, जबकि करंट एसेट का बढ़ना और करंट लायबिलिटी का घटना ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अभी अमाउंट लिखती चली जाऊँगी एक-एक को देखते-देखते डायरेक्टली। पहला लिखा है पिछले साल 1 लाख इन्वेंट्री अब 1.5 लाख अच्छा नहीं है इन्वेंट्री का बढ़ना अच्छा नहीं है तो 50,000 नेगेटिव अमाउंट। नेक्स्ट है 2 लाख रुपए पिछले साल और इस साल 2,25,000 रुपए एसेट बढ़ रही है, अगेन अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस आपका पिछले साल 20,000 इस साल एसेट आपकी कम हुई है, तो ये तो सही है। एसेट कम होना इज़ प्लस पॉइंट। नेक्स्ट है एक्रूड आपकी क्या होती है? एसेट होती है, तो एसेट जो है आपकी पिछले साल 40 इस साल 30 कम हुई है। कम हुई है तो अच्छा है ये आपका कितना कितना अमाउंट 10,000 रुपए पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है अदर करंट एसेट तो अदर करंट एसेट में लास्ट ईयर थी 90,000 इस साल बढ़ रही है 1,40,000 तो ये 50,000 का नेगेटिव अमाउंट। उसके बाद देखिए ट्रेड पेएबल लायबिलिटी घट रही है, अच्छा नहीं है 30,000 रुपए नेगेटिव। देन आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पिछले साल थे 12,000 इस साल कम हुए हैं, तो कम हुए तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी का घटना भी नॉट अ गुड सिम्पटम तो क्या आएगा ये कम होके आपका 2500 रुपए आ जाएगा क्या? नहीं 3500 रुपए आपके कम हुए यहाँ पे। देन रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है भाई? ये आपका है क्या ये क्या हो गया आपका रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा आपका? ओहो! दिमाग में ही नहीं आ रहा एडवांस एक्सपेंस है ना? ये हो गया आपकी लायबिलिटी बन गई। कैसा हो गया ये क्या बोलते हैं नाम याद नहीं आ रहा अनअर्न्ड इनकम हो गया आपका, ठीक है? अनअर्न्ड इनकम। तो अगर लायबिलिटी बढ़ी है 10,000 रुपए की तो ये अच्छा है क्या? लायबिलिटी का बढ़ना अच्छा होता है क्या? जी हाँ, लायबिलिटी का बढ़ना अच्छा होता है। तो 10,000 रुपए आपके यहाँ आ गए। ठीक है? अब आपके प्लस कितने होने वाले हैं? 70,000 और माइनस कितने होने वाले हैं? ये देखिए माइनस आपका हो रहा है यहाँ पे बहुत सारा अमाउंट है 50, 50 और 30 1,30,000 तो ये हो गए 1,30,000 में 25 1,55,000 1,55,000 में 35 ये तो 15,85,100 ये पैसा आपका माइनस होगा और ये 70,000 रुपए आपके ऐड हो जाएँगे और आपका आंसर यहाँ पे कैश फ्लो का आ जाएगा। ठीक है? तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट कर लिया हमने पूरा का पूरा। होप आपको समझ में आया। कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।